माय डियर क्लास 10th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने जो है टॉपिक्स पढ़ लिए। इसमें रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन है, उसके बाद हमने जो है वो उसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ हमने देख ली। उसके बाद फिर हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट लेक्चर में किया था जिसका नाम था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप आप लोगों ने उसको जो है वो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, जो है कुछ ना कुछ उसको जो है आप जो है उसके बारे में जान चुके होंगे। आज मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस लिहाज से क्योंकि शॉर्ट में जो है वो आ जाता होता है। और इसका एक जो है एक इसकी एप्लीकेशन ऐसी है जो बोर्ड में लॉन्ग में भी आई हुई है और आ भी सकती है। तो बड़े गौर से आप लोगों ने उसको देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। तो स्टेटमेंट उसकी वही है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। तो सबसे पहला जो है ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये जो बहुत सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो प्रिज्म होता है वो 90 के एंगल पे हम उसको रखते हैं। किस एंगल पे? तो 90 के या 180 के ऊपर होता है। और इनका जो प्रिंसिपल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कैमराज में, दूरबीन, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन वगैरह में, पेरिस्कोप वगैरह में या टेलीस्कोप वगैरह में जो प्रिज्म्स होते हैं वो हम राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर उसको रखते हैं। मतलब या तो उसमें अपना 80 डिग्री का एंगल बनता है या 180 का एंगल बनाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मेरे को इसमें से जो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जब लाइट जो है वो इसमें जो है वो एंटर होती है। सपोज करेंगे, जैसे लेट सपोज करेंगे ये मेरे पास जो है वो इसकी कोई कैमरे की जो है वॉल है। तो लाइट जो है ऐसे आई आके एंटर होगी। अब जब एंटर होती है तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये परपेंडिकुलर आके उसको हिट करती है। परपेंडिकुलर जब उसको हिट करती है तो विदाउट डेविएशन, यानी कि डेविएट हुए बगैर, ये 45 का एंगल बना के हाइपोटेनियस पे चली जाती है। मतलब जब आपको पता राइट एंगल ट्राइंगल जब बनती है तो उसके ऐसे हाइपोटेनियस में इस तरह आ जाती है। अभी इसकी हम डायग्राम भी देखते हैं आगे। जैसे ही उसके बाद फिर क्या होता है कि एक 45 डिग्री की, जैसे सपोज करें ये देखें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, यानी कि ये प्रिज्म है ये वाला। तो इसमें देखें लाइट ऐसे एंटर हुई। सबसे पहले ये देखें लाइट एंटर हुई है, लाइट एंटर होके साथ ही हाइपोटेनियस से टकराई। हाइपोटेनियस टकरा के बिल्कुल जो है वो क्या कर गई, डेविएट हुए गैस बिल्कुल आगे निकल गई है। तो प्रिज्म भी बिल्कुल ऐसे ही उसमें होता है क्योंकि 90 के एंगल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर एक और एज आई, उसने भी क्या किया, वो भी टकराई और 45 के एंगल पे जाके डेविएट हो गई। अब जो है ये कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री बन रहा है और जो लेंस है वो किसका बना होता है, ग्लास का। और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, यानी कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। तो लाइट जो इंसिडेंट एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसलिए जो लाइट बाहर जाने के बजाय सारी की सारी क्या करेगी, जो है वो अपना रिफ्लेक्ट कर देगी। बजाय ये कि यहाँ से लाइट बाहर जाए, इस तरफ जाए, ये लाइट बाहर की तरफ मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करेगी? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ गया एंगल ऑफ क्रिटिकल से, क्रिटिकल एंगल से बढ़ चुका है। इसलिए जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये सारे मामला जो है किस में होते हैं, जो है वो कैमराज वगैरह में, पेरिस्कोप में। और जिसमें दो प्रिज्म यूज़ किए जाएँ उसमें 180 का एंगल बन जाता है। तो उस लिहाज से हम जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो बहुत आपने जो काफ़ी इसमें जानते भी होंगे।
ये थीन सी एक ना, थीन सी एक जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो बाल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होता है, बहुत बारीक सा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर ना कोटिंग की होती है, इसकी कोटिंग की होती है, तो यानी कि उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। अभी हम उसको देखेंगे भी, तो क्लैडिंग बोलते हैं। और जो है वो क्लैडिंग जो है वो क्या होता है, विद अनदर टाइप ऑफ ग्लास, यानी कि कोटिंग की होती है प्लास्टिक की या ग्लास की, या हम कोटिंग करते हैं इसके साथ। तो इसके जो इनर ट्यूब है, ये इसमें इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलते हैं, एक आउटर सरफेस का, एक इनर सरफेस का। तो इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल इसका जो है वो आपको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है ये काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। यानी कि इसमें भी क्या होता है कि वो जो क्रिटिकल एंगल है, वो जो अपना इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि ये ग्लास का बना होता है, तो ग्लास का हमने पहले देखा हुआ है कि वो 42 डिग्री होता है, तो एंगल जो है उससे ज़्यादा बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इसमें जो है वो एक एयर है, एक मीडियम, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और दूसरा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.353। अब ये कोर है, जो अंदर को होता है ये कोर होता है, और जो बाहर होता है ये क्लैडिंग होता है। अब इसमें भी दो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक क्लैडिंग है और एक कोर है। अब दोनों में देखें कि जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये भी आपसे जो है MCQ पूछा जा सकता है कि किसका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कोर का या क्लैडिंग का। कंस्ट्रक्शन में वही है, कोर और क्लैडिंग की बात की हुई है कि कोर जो है वो ग्लास का या प्लास्टिक का बना होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है वो क्लैडिंग जो है ये भी ग्लास और प्लास्टिक का, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये जो है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद जब लाइट एंटर होती है तो वो कोर की बाउंड्री के साथ टकराती है, टकराने के बाद जो है वो बैंड हो जाती है। फिर हमें वहाँ से पता चलता है कि जब ये बैंड हुई है तो इंसिडेंट एंगल जो है वो ग्रेटर है किसी क्रिटिकल एंगल से, तो वो वापस कोर में ही आ जाती है। तो लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये दूर जो है वो अगर आपने लॉन्ग ट्रांसमिशन करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे तो दूसरी वायर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हम उस एनर्जी को ज़ाया होने से बचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। आजकल तो जो है वो आपको एक और बात बता दूँ कि जो बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी मोस्टली कई ममालिक में जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रिक अपना ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उसको लेते आ रहे हैं, ताकि जो बिजली वगैरह ज़ाया होती है वो ना हो। कम्युनिकेशन में जो है आजकल जो हमारे जो PTCL वाले साहब ने क्या किया है कि जो पहले वायर्स होती थी, अब उन्होंने क्या किया, अब जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पे ले आए। वरना जब ये वायर वाला चक्कर था तो जैसे ही आंधी या बारिश वगैरह होती थी तो क्या होता था कि ये जो है वो कट आउट हो जाती थी लाइन, और वो डेड कर जाता था आपका जो फ़ोन वगैरह घुमाने लगा होता था। अब ऐसा नहीं है, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जितनी मर्ज़ी फ़ोन कॉल हो, जो मर्ज़ी सिस्टम हो, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्टिकल फ़ाइबर यूज़ किया। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है ये जो इसमें एनर्जी जो है बहुत कम लॉस होता है, सिग्नल जो है वो बड़ी स्पीड से मूव करता है विदाउट मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, तो इसलिए हम ऑप्टिकल फ़ाइबर यूज़ करते हैं। तो और ये आज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा इसको जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है ये चीज़ें जो हैं वो इसलिए, जो ऑप्टिकल फाइबर तो पहले भी आपने
पढ़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है, लेकिन इसमें कोर और क्लैडिंग की बात करनी थी कि कोर और क्लैडिंग क्या चीज़ होती है। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो उसको कीजिएगा, कोई ना समझ लगी फिर पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।